हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम कल के क्लास में मैंने 35 क्वेश्चन, इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। आज मैं 36 से कराऊंगी। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें प्रैक्टिस सेशन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? क्या है? किसके द्वारा नवीन अखिल भारतीय सेवा? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्तावित करके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें है बुक एंड उनसे रिलेटेड थिंकर है, मतलब बुक्स को मैच करना है। ऑप्शन ये है, बिलोबी है, मेरी पार्कट फॉलेट है, मूनी और रीले है, हेनरी फ्योल है। तो इनका बुक इधर मैच किया होगा, तो मैं आपको वही दिखा, देखो आंसर तो बी है, हम मैच किया हुआ मैं दिखा देती हूँ। देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। W.F. बिलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब लिखा था? 1927 में। मेरी पार्कर फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में। म्यूने और रिले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल इंडस्ट्री एंड जनरल मैनेजमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो फ्रेंड्स। ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थिंकर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ठीक है, देखो, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो देखो, ये आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, और इस क्या होता है? फॉरेस्ट, आईएफएस ना, आईएफएस। तो ये हो गया आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ये नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था, तो भारतीय विदेश सेवा ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 39। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी है? प्रबंधकीय ग्रिड, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो इसमें प्रबंधकीय ग्रिड करके डैश देके आप लिख लेना। ब्लैक एंड मूटन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है। क्या पूछ, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोल। निम्नलिखित संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी। थोड़ा सा मैं पढ़ दे रही हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता में यह शामिल नहीं है कि कोई सदस्य कार्यकाल समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा अपने पद पर न रहने पर पद धारण करने की संबंध में प्रतिषेध है। इस संबंध में कई शर्तें हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से विभिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है। महत्व और सिद्धांत, सुरक्षा, स्वाधीनता, व्यवस्था एवं न्याय और कल्याण। तो इसमें मतलब आंसर मैच नहीं किया होगा सही से, इसलिए इसको वो कर दिया गया था।
ये यूजीसी का क्वेश्चन है, तो इसको मतलब गलत हटा दिया हो गया, एलिमिनेट कर दिया हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। ऐसा उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर व्यक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद। अगला है, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब गरीब देशों में अल्प विकास के कारण कारक तत्व होते हैं। कारण है, विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो इसमें है आपका 43 का बोथ मतलब, एक मिनट, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, देखो, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व होते हैं क्योंकि विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें। टोयोटा, जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोल्स इलेक्ट्रोल्स तो ये है आपका, ये भी एलिमिनेट है, तो उसको हटाओ। तो टोयोटा है जापान, जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड, स्वीडन। अगला है, रीजनल इकोनॉमिक कमीशन मुख्यालय कहाँ कहाँ है? देखो, इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन फॉर द अफ्रीका, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर वेस्ट एशिया। ये भी एलिमिनेट किया हुआ उस समय बहुत। देखो, तो इसका दिया इसमें ऑप्शन नहीं, ऑप्शन गलत दिया था इसलिए, लेकिन क्या क्या हो सकता है अगली बार पूछा जा सकता है, मतलब कहीं भी पूछा जा सकता। इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप, ये 2013 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप स्विट्जरलैंड में है, यूरोप है तो चलो स्विट्जरलैंड हो गया। फिर अफ्रीका होगा तो इथोपिया या अदिस अबाबा उसकी राजधानी है। इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका चिली हो गया। अब इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर वेस्ट एशिया बैरूत लेबनान में। 28 मार्च 1947 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के तत्वाधान में यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग का गठन किया गया था। 1958 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग का गठन किया गया। गौरतलब है कि इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर द वेस्ट एशिया का मुख्यालय 1973 में इसकी स्थापना के बाद से बदलता रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है, बैरूत में रहा था, फिर बगदाद, फिर अम्मान, फिर बैरूत, फिर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब तक भारत पर मंडराने वाले खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएंगे। तो ये कोटेशन है, ये किसने कहा था ये पूछा जा रहा है। तो कौन से प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन डी। नाइनटीन 1963 में दिया गया नेहरू का यह वक्तव्य विदेश नीति के सीमांत पक्षों के निर्धारण भौगोलिक स्थिति के महत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला है, किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट को औपचारिक घोषणा की गई थी? तो भारत और सिंगापुर। ये 2005 में की गई थी। इस समझौते के लिए जरिए भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता की गुजारिश तलाश की कोशिश की शुरू किया था। भारत और सिंगापुर के मध्य यह द्विपक्षीय आर्थिक समझौता 1 अगस्त 2005 को लागू हुआ। जून 2005 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर किया गया। अगला है, इंडो नेपाल
इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से किया गया था? तो ये किया गया था असमान संधि, नेपाली अस्मिता पर बढ़ता हुआ दावा, चीन से समान दूरी की नीति और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर था। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया था? तो राष्ट्रपति जिया उल हक, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने 1984 में आयोजित परमाणु निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति में पहल में भाग नहीं लिया था। इस पहल में कुछ 6 देशों क्रमशः भारत, मैक्सिको, तंजानिया, स्वीडन, ग्रीस, अर्जेंटीना ने भाग लिया था। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 84 में इंदिरा गांधी थी। 84 में ही उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन उस समय थी। प्रधानमंत्री परमाणु हथियार के निशस्त्रीकरण पर आयोजित इस पहल में शिरकत की थी। अगला है, आगे है इधर, ये मई में हुआ था। देखो 24 मई 1984 को वाशिंगटन में आयोजित 4 महाद्वीपीय शांति पहल था, 4 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव। अगला है, कथन है और कारण है। चीन ने पाकिस्तान परियोजना, खासकर ग्वादार बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया। तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया। उनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई। कारण बोल रहा है, भारत बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान, अलकायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामिक कट्टरवाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया। तो अब ये दोनों कथन है, दोनों सही कह रहा है और इसका सही स्पष्टीकरण यही आंसर यूजीसी नेट ने दिया है, इसलिए इस आंसर को आप सत्य मानो। अगर आपको लगता भी नहीं तो आंसर यही होगा, ए होगा। ठीक है, ठीक है। कितना क्वेश्चन था? अच्छा, इसमें 50 ही क्वेश्चन होंगे ना। अच्छा, पेपर वो था, क्या नाम है, पेपर सेकंड। हाँ देखो, पहले क्या होता था, 2018 से पहले, 18 में चेंज हुआ, 2018 से पहले यानी 2017 तक 2 पेपर आते थे आपके सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में। एक सेकंड पेपर में आते थे 50 क्वेश्चन और पेपर थर्ड में आते थे 75 क्वेश्चन, यानी आपके सब्जेक्ट से यानी पॉलिटिकल साइंस से टोटल 125 क्वेश्चन आते थे उसमें से। और 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में अभी भी आते हैं, तभी भी आते थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बट 3 पेपर को करके अब हमें 2 पेपर देना है। और आप अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप भर देना, लास्ट टाइम का वेट मत करना, 10 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप प्लीज़ भर देना। और इस बार मोस्ट प्रॉब्ली है, उसमें लिखा भी है कि एक ही शिफ्ट में होगा। एक शिफ्ट में होने से ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा, जो जितने मार्क्स लाएंगे उतने मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी का मार्क्स बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। तो इस कारण इस बार काफ़ी मतलब स्टूडेंट पे काफ़ी इसका मतलब ख़राब असर कह सकते हुआ था। तो इसलिए काफ़ी हर जगह देख लो, अभी यूपी में भी जो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जहाँ 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो अब उसका विरोध हुआ वहाँ भी। तो यहाँ भी बहुत सारे छात्रों ने इस बार एप्लीकेशन फाइल किया था कि एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हो भी रहा है तो एक शिफ्ट में हो, 2 शिफ्ट में ना हो। तो इस बार चांसेस है कि आपका एक शिफ्ट में ही होगा और आप अच्छे से तैयारी करो। अब ऑनली 40 डेज़ है और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल, अभी मैं देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन करा रही हूँ, साथ ही साथ मैं राजेश मिश्रा की बुक से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करा रही हूँ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा फिर मैं वो लेके आऊँगी, क्या नाम है, भारत की विदेश नीति, वो वाला टॉपिक। तो अगर आपको सही में ये चैनल हेल्प करता है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, क्योंकि आप ही हैं जो सपोर्ट करेंगे तो मेरे चैनल मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आज मैं इतना ही क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का क्वेश्चन करा दूँगी, ठीक है। इसका थर्ड पेपर जो है, ठीक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ मेरे चैनल पे आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी। मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे। अगर आप नेट की तैयारी करो, अगर आपकी किसी भी जान पहचान में यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर सब्जेक्ट वो पॉलिटिकल और हिस्ट्री लेके कर रहे होंगे एसएसटी से, तो उन तक भी मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।